बड़ी खबर सबसे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन में आज विपक्षी नेता भी शामिल हो गए। 14 पार्टियों के नेताओं ने संसद से जंतर मंतर की तरफ कूच किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा, संजय राउत जंतर मंतर पहुंचे, किसानों के साथ एकजुटता दिखाई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर करारा वार किया। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब से मानसून सत्र हुआ है राहुल गांधी के तेवर ट्रैक्टर पर चढ़कर कृषि कानूनों का विरोध करते जिस दिन वो संसद तक पहुंचे थे। उसके बाद महंगाई के मुद्दे को भी उठाया, साइकिल से चलते हुए वो सीधा सदन पहुंचे और इसके बाद आज समूचे विपक्ष के साथ 14 पार्टियां और सभी पार्टी के सांसदों को साथ में लेकर 2 बसों में भरकर सीधा जंतर मंतर, वो जगह जहां पर किसानों की संसद चल रही है। 3 तस्वीरों में मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है राहुल गांधी का ये रुख नजर आ रहा है, कभी ट्रैक्टर पे, कभी साइकिल पे, तो कभी बस में। और इस बीच ये तस्वीर भी देखिए, समूचा विपक्ष साथ, और उन्होंने कहा है साथ ही साथ ये प्ले कार्ड सेव फार्मर्स सेव इंडिया। क्या कुछ कह रहे हैं ये सांसद, आइए सुनते हैं। राहुल बिल्कुल देखिए लाइव दिखा और ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। विपक्ष को एक साथ एकजुट लाने और एकता दिखाने की कोशिश। राहुल गांधी बीच में, तमाम विपक्षी सांसद। इससे पहले हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस तरीके से ब्रेकफास्ट पर भी तमाम सांसद एक साथ आए थे। और उसी के बाद ये तस्वीर जब 2 बसों में भर के तमाम सांसद आज जंतर मंतर पर पहुंचे। और इससे भी पहले वो तस्वीर भी बहुत अहम थी जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं, बात करती हैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, और ऐसे में विपक्षी एकता की बात कहती है। लीडर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये तस्वीर जंतर मंतर की वजह से। आज तक के मंच पंचायत आज तक में महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त आमना सामना हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा है कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है और इसी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश में कोई हमें दूर दूर तक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जनता भी खुश है। हम लोग जनता के बीच में महंगाई नहीं है, जनता के बीच में हम जाते हैं, लगभग हमसे भी प्रतिदिन 1500 लोग मिलते हैं। जैसे सुबह 6 बजे आइए तो सुबह आपको 50-60 घर पर रहेंगे और ये 12 बजे रात तक क्रम चलता रहता है। जितने देर हम बैठे रहेंगे कार्यालय चाहे यहाँ, हमें 1500 में आए हुए कार्यकर्ता या पब्लिक का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी नाराज होकर नहीं जाता है। तो हमें महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, हमें एहसास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। आज जब कुपोषण का इंडेक्स आप देखती हैं तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे नजर आते हैं। कारण ये है कि जाति और धर्म के आधार पर जब कोई पार्टी ये समझ लेती है कि मैं चाहे 104 रुपए पेट्रोल हो जाए पर महंगाई नजर नहीं आएगी, कहेंगे महंगाई नहीं है, तो फिर सहारा क्या है? जाति और धर्म। इन्हें मालूम है कि उसे कम करने के लिए धर्म का सहारा है हमारे पास और इसीलिए उसको बढ़ाते जाते हैं। कुल मिलाकर दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जातीय धर्म पे आ गए। और यूपी में ब्राह्मण वोटों के लिए जबरदस्त खींचतान चल रही है।
बीजेपी, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस सबकी नजर ब्राह्मण वोटरों पर है। आज तक के कार्यक्रम पंचायत आज तक में यूपी के नेता आए तो सबने यही दावा किया कि ब्राह्मणों के वोट तो उन्हीं को मिलेंगे। चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे किए हों, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पे किए हों, सब फ्लापसो साबित हुए। कोई समर्थन नहीं प्राप्त है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी इसी समर्थन के बल पर निरंतर आगे बढ़ रही। ब्राह्मण नाराज है, ना ठाकुर नाराज है, ना बैकवर्ड नाराज है, ना एससी नाराज है। सब भाजपा के साथ थे। भाजपा, हमने उनके लिए काम किया, ईमानदारी से सेवा की है, ना भ्रष्टाचार होने दिया है, ना गुंडागर्दी होने दी है। सम्मान देना, आस्थान देना, ये भाजपा का काम है। आज सबको हिस्सेदारी और सबको सम्मान मिल रहा है। इससे क्या समाज में संदेश है? केंद्र सरकार, भारत सरकार के मंत्री पद पर ऐसे ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व हुआ, ओबीसी वर्ग से आने वाले हों, अनुसूचित वर्ग से आने वाले हों, सामान्य वर्ग से आने वाले हों, ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व आज मिला है कि छाती चौड़ी है पूरे समाज की। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जिस प्रकार से लोग उसको दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिन्होंने कहा कि एक तो नेता का विपक्ष के नाम यहाँ नहीं लेना चाहते, कहा ब्राह्मणों की चुटैया काट लो, इस प्रकार के नारे जो लोग लगाते थे, और वो आज क्या समझते हैं, ब्राह्मण दिग्भ्रमित हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हैं बीजेपी से। ब्राह्मण राह दिखाने वाला है। ब्राह्मण दूसरों को राह दिखाता है, दूसरों से भ्रमित नहीं हुआ करता। ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और वो दूसरों को राह दिखाने वाला है। इस तथाकथित छदम रूपी लोगों से भ्रमित होने वाला नहीं है, इनको भ्रमित करने वाला है। ये लोग पिछले बार इससे कहीं बड़ा षड्यंत्र। यूपी के मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध नागरिकता पर सख्ती होगी। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई होगी। देश में 40,000 हेक्टेयर जमीन इरिगेशन की अवैध कब्जे में थी और पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया और कब्जा कराया। हमारे समय में कहीं पर कोई रोहिंग्या नहीं आया। इन लोगों ने पीछे से आकर के वहां पर बसे हुए थे। 2,500 हेक्टेयर जमीन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में मैंने खाली कराया। और बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर जाकर के रोहिंग्या को बाहर किया और अपनी जमीन को हमने बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से 2,500 हेक्टेयर जमीन अभी तक हम खाली करा चुके हैं। जहां कहीं भी कब्जा उसको भी खाली कराएंगे। 35 साल से, 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा। पिछली सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, कब्जा कराया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चला रही है और हम लोग तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। जब मैं इसकी हटाने की प्रक्रिया वहां पर प्रारंभ किया तो केजरीवाल सरकार ने उनका समर्थन किया। केजरीवाल सरकार उनके साथ खड़ी थी। अमातुल्ला विधायक वहां पर जाकर के संघर्ष कर रहा था और कहता था कि ये कहां जाएंगे। तो मैंने कहा कि इनको अपने घर में बसा लीजिए या केजरीवाल के घर में बसा दीजिए, लेकिन हमारी जमीन पर ये नहीं रह सकते। और इसलिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश था और उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग भोर में 5 बजे बुलडोजर चला करके सबको बाहर कर दिया। और मैं आज के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी और जहां कहीं रोहिंग्या हैं, एक भी हमारी जमीन पर नहीं रहने पाएंगे। उनको सबको मैं बाहर कहां जाएंगे वो लोग? वो केजरीवाल के घर में जाएं या केजरीवाल सरकार जाने, जिन्होंने बसाया वो जाने, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। और यूपी सरकार चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और पूरी ताकत से इस मुद्दे को उछाले जाने की संभावना है। हमने बीजेपी से पूछा कि क्या राम मंदिर उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हमने दूसरे नेताओं से भी यही सवाल किया। क्या क्या रिएक्शंस रहे, प्रतिक्रियाएं रही, सुनिए जरा। रामलला का भव्य मंदिर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बन रहा है। यह मोदी हैं इसलिए मुमकिन हुआ है। और फायदा नुकसान या जो हमारे विपक्षी हैं, हम आप ही के कई मंचों पे हमने देखा है, विपक्ष का कोई नेता आता था, बैठता था कि भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया हमने तारीख बता दिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो कार सेवा करने के लिए। लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर या रामलला का मंदिर नहीं, राष्ट्र की एकता का मंदिर निर्माण हो रहा है। एक समय सपा और बसपा साथ में मिले थे, कह रहे थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में हो गए जय श्री राम। नारा सुना था आपने? तिलक तराजू और तलवार, ये किसका नारा था? मारो जूते इनको चार। ऐसे नारे लगाने वाले अगर अपना भेष बदलेंगे तो क्या जनता उनको पहचानेगी? नहीं, जनता उनको पहचानेगी भी और जनता ने उनको दंड भी दिया है। और जनता बार बार विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करने के बाद नए स्वरूप में इन के प्रकार एक उद्देश्य के लिए कि सत्ता प्राप्ति के लिए हम कुछ करने
के लिए भ्रमित करने का काम करे तो जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। भगवान श्री राम को इन्होंने अपने ठेके की वस्तु बना लिया, खाली वोट के लिए बना लिया। हमारे लिए तो वो हमारे तो ईश्वर हैं। इनके लिए मैं तो चाहूंगा कि आप अयोध्या जाइए। अभी बड़ी बड़ी बातें अयोध्या के बारे में हो रही हैं, आप अयोध्या जाइए, देखिए तो अयोध्या में क्या विकास है। अयोध्या में आपको चलना मुश्किल हो जाएगा शहर के अंदर। कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ खर्चा कर दिए। 93 से लेकर के अभी तक हमने हिसाब मांगा है, अभी तक हिसाब नहीं मिल रहा। हमने तो मंच से मांगा, खुले मंच से कहा कि आपने भगवान श्री राम के नाम पे 93 से लेकर अभी तक रुपया इकट्ठा किया है, विदेशों से भी किया, डॉलर से भी किया, उसका हिसाब देने में क्यों हिचक रहे हैं आप? पंचायत आज तक के इस मंच पर मुद्दा किसानों का भी उठा और इसी को लेकर किस तरह के रिएक्शन थे तमाम नेताओं के, पक्ष विपक्ष के, वो भी आपको सुनवाते हैं। किसान के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कभी सपा ने कुछ नहीं किया, कभी बसपा ने कुछ नहीं किया। भाषण ऐसा देते हैं लगता है किसानों के लिए मतलब 4 से 10 पीढ़ियों से कुछ कर रहे हो। भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे भाजपा बदनाम हो जाए। लेकिन जो भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं उनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है, किसानों के सामने आ जाता है। आप बताइए किसान आंदोलन किनका समर्थन प्राप्त है? कितने किसान वहां धरने में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं? कौन लोग उस आंदोलन को लेकर के क्यों चला रहे हैं? जो किसान कृषि बिल जिसको लेकर के विवाद है, उस विवाद को देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी रोक ही दिया है। आंदोलन का एक दिन का बता दीजिए उत्तर प्रदेश से किसी जिले में हुआ हो? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समर्थन नहीं, यहाँ का किसान संतुष्ट है। वो तो लखनऊ घेरने का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, सपना कोई भी देख सकता है और सपना देखने के बाद कोई भी उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुशहाल भी है, खुश भी है और हमारे प्रति उसका एक आकर्षण भी है, क्योंकि हमने 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, बाद के 2 उपचुनाव हुए, उनमें 90% से ऊपर हमारी विजय हुई। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। ये किसकी तरफ था? किसान। और किसान हमारे तरफ नहीं होता तो किसानों के गांवों में हम जीत आते कैसे? ये प्रश्न कोई किसी से नहीं पूछता। मुद्दे पे समर्थन देते हैं, मुद्दे पे विरोध करते हैं। किसान के लिए हम लोग डे 1 से आज लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ रहे हैं। जो 3 इन्होंने कातिलाना कानून उनके लिए बना। कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि नहीं आप सब विरोध में आ जाइए, इसमें चाहे बाद में वो खुद ही पक्ष में आ जाए, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई वहां पर सकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हैं, वहां हम लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठी। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों में आपने दंगा फसाद करते हुए देखा? कभी बस जलाते हुए देखा? कभी ट्रेनों को रोकते हुए देखा? कभी आम आदमी को परेशान करते हुए देखा? कहीं नहीं देखेंगे आप। और अब बात महिला हॉकी टीम की। आज सफर खत्म हुआ, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने का सपना भी टूट गया। ब्रिटेन से महिला हॉकी टीम हार गई, लेकिन महिला हॉकी टीम इस मुकाम तक पहुंची और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला अफजाई की। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है।
बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something. पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को गणेश मंदिर पर कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की। हमले के खिलाफ कल जब हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो इमरान खान को चुप्पी तोड़नी पड़ी और दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐलान भी किया। ये तस्वीर विचलित करने वाली है। ये तस्वीर चिंता में डालने वाली है। ये पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने वाली तस्वीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव होता है, ये उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर बुधवार की है जब पाकिस्तान के रहीम यार खान के भोग शरीफ में उग्र भीड़ ने गणेश मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मंदिर के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें देखिए, दिन दहाड़े पूजा स्थल पर हमला और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये उस पाकिस्तान की तस्वीर है जहां की सरकार हमेशा भारत के अल्पसंख्यकों की खैरख्वाह बनी रहती है, लेकिन अपने घर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती। गणेश मंदिर पर हमले के विरोध में कल पाकिस्तान के रहीम यार खान के खानपुर में पाकिस्तानी हिंदुओं ने विशाल प्रदर्शन किया। अपने धर्म स्थल पर हमले से नाराज सैकड़ों हिंदू पाकिस्तान की सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। क्या है तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ा है। जिस लड़के ने ये पोस्ट रखी थी हिंदू मुस्लिम फसादात वाली, उसके बाद लोकल जो एमपी है वो आता है और आके इस किस्म का टेंशन पैदा करता है कि नहीं आप इसको छोड़ें, और वो पुलिस से उसको लेके जाता है। लेके जाने के बाद हर घंटे के बाद टेंशन बढ़ता गया है, मगर उस एमपी ने कुछ नहीं किया है। हिंदू समुदाय जब सड़कों पर उतरा तो इमरान सरकार की नींद टूटी। मंदिर पर हमले के 24 घंटे बाद पीएम इमरान खान ने मंदिर तोड़ने वाले और लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, रहीम यार खान के भोग शरीफ में गणेश मंदिर पर कल हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। मैंने पहले ही आईजी पंजाब को सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और पुलिस की किसी भी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार भी करेगी। इमरान खान के ट्वीट से थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव पंजाब और आईजी पंजाब को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है। इन दोनों को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। ये कदम उन्होंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के अध्यक्ष और इमरान खान सरकार के हिंदू सांसद डॉक्टर रमेश कुमार वंकवानी से मुलाकात के बाद उठाया। पाकिस्तान में मंदिर पर हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसे हमले लगातार होते रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं होता। मेरा मौक़िफ़ क्लियर है कि अगर कल्प्रिट्स, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कल्प्रिट्स को पकड़ के उनको सजा नहीं आती और कल्प्रिट से वो नुकसान नहीं भराया जाता जो टेरी में जो कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, तो
तो ये बार बार वाकयात होते जाएंगे, लोगों को माफी मिलती जाएगी, लोगों को कोई खर्चा नहीं भरना पड़ेगा और इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आ जाएंगे। पाकिस्तान की कथनी और करनी का भेद फिर उजागर हो गया है। जरूरत है इमरान खान तुरंत दोषियों पर एक्शन ले। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक और पुरानी मुसीबत का हल कैसे नया भारत खोज रहा है, इसकी जरूरी खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। देश की सदियों की सांस्कृतिक विरासत जो कि विदेश चली गई थी, उन्हें वापस भारत लाने की कोशिशों पर आज एक नई जानकारी पता लगी है। पता है चला कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में 75% ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को वापस भारत लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे कई बार विपक्ष के निशाने पर रहे। जब विरोधियों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर कटाक्ष किए, लेकिन क्या अपने इन्हीं विदेश दौरों में प्रधानमंत्री ने एक ऐसी नीति को बढ़ावा दिया जिससे भारत को अपनी खोई हुई, चोरी की गई सांस्कृतिक विरासतों को वापस पाने का मौका मिला? इस सवाल की वजह है एक जवाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासतों को वापस देश में लाया गया। खुद एक तस्वीर के जरिए संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि 1976 से लेकर 2014 तक जहां भारत अपनी 13 सांस्कृतिक मूर्तियां, संरचना, धरोहरों को विदेश से वापस ले पाया, वही 2014 से अब तक ऐसी 41 विरासत वाली वस्तुओं को वापस लाया जा चुका है। आगे की कहानी बताएं उसके लिए 5 साल पुरानी ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें 2016 की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। 2016 में अमेरिका ने 200 से ज्यादा कलाकृतियां तब भारत को लौटाई थी, जिनमें से कुछ तो 2000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भारत की समेटे हुए थे। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है। कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं, वो मूर्तियां कर देती हैं।